Today we will discuss about the culture. What is culture? और उसी से एक मिलता जुलता टर्म या शब्द कह लीजिए और जिसको हम कहते हैं सभ्यता, सिविलाइजेशन। आपके सिलेबस के सेकंड यूनिट में एक पूरा कॉन्सेप्ट है कल्चर के बारे में, अर्थात संस्कृति के बारे में है। संस्कृति क्या है, और चूंकि उसी से मिलता जुलता या हम जनरली यूज भी करते हैं सभ्यता और संस्कृति या संस्कृति और सभ्यता, तो क्या अंतर है संस्कृति में और सभ्यता में, कितने प्रकार का होता है, क्या इसकी अवधारणा है, इसकी विशेषताएं क्या हैं और कैसे हम अलग कर सकते हैं संस्कृति को सभ्यता से। देखिए, जब हम बात करते हैं संस्कृति की तो यही एक ऐसी कह लीजिए कि कोई व्यक्ति के अंदर या हमारे समाज के अंदर या जो भी ह्यूमन बीइंग्स है, यही एक है जो हमें मानव बनाते हैं। हमारे अपनी जो संस्कृति है, हमारी अपनी जो सभ्यता है, यही एक ऐसा चीज है जिससे कि हम अपने को मानव कहते हैं कि हम मानव हैं। अगर हमारे अंदर ये संस्कृति न हो, संस्कृति को यदि निकाल दिया जाए हमारे दैनिक जीवन से, या हम जो लर्निंग की बात करें, सोशलाइजेशन की बात कर रहे हैं, यदि ये सारी चीजें निकाल दिया जाए तो हम भी एक एनिमल की तरीके होंगे। और जब आप जानते ही हैं कि पहले जब हम बात करते हैं हाड़ मांस के पुतले के ऊपर, तो हमारा ये शरीर जो है, जब इसको आप ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जब इसके स्व का विकास नहीं हुआ है, तब आप इसको जैसे जानवर के बच्चे होते हैं वैसे मानव के बच्चे होते हैं। तो कल्चर जो संस्कृति है, संस्कृति ही मानव को मानव बनाती है। और अगर संस्कृति नहीं है तो मानव जो है वो एक जानवर की तरीके होगा, एनिमल की तरीके होगा। कुछ और भी डिफरेंशिएशन हम कह सकते हैं प्राणी में, जो जंतु हैं और मानव में। मानव के अंदर कुछ ऐसी शारीरिक और मानसिक क्षमताएं होती हैं जो आमतौर पर किसी दूसरे जानवर में नहीं होती, और यही उनको संस्कृति के डेवलप करने में काफी हेल्प करते हैं कि कैसे हम अपनी संस्कृति को बनाते हैं। इस चीज में हमारी अपनी शारीरिक और जो मानसिक क्षमताएं हैं वो बहुत ज्यादा रोल प्ले करती हैं। जैसे मानव ही है, आप लोग जानते हैं कैसे मानव का विकास हुआ। हम चिंपैंजी से आज होमोसेपियंस की श्रेणी में आए। तो पहले चिंपैंजी को भी देखिए तो वो 4 पैर पे चलता है, हालांकि थोड़ा बहुत वो भी इरेक्ट होने की कोशिश करता है। लेकिन जब आधुनिक मानव बना, होमोसेपियंस का जब इवोल्यूशन हुआ, तो वो पूरी तरीके से सीधा अपने रीढ़ की हड्डी पे खड़ा होना सीखा उसने, और ये उसको अन्य जानवरों से अलग करता है शारीरिक रूप से अगर हम बात करें तो। दूसरी बात, ब्रेन ईश्वर ने कह लीजिए या प्रकृति ने कह लीजिए, सभी को दिया है। हो सकता है कोई एक कोशिकी जंतु हो तो उसका एक कोशिका ही उसकी ब्रेन की तरीके काम कर रहा हो, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स का जो ब्रेन है वो बाकी सारे इस पृथ्वी पे पाए जाने वाले जितने प्राणी हैं उन सभी प्राणियों से काफी विकसित है। जब हम बात करेंगे कि कैसे मानव का विकास हुआ, तो मानव के विकास के लिए बहुत ये जरूरी बात है कि हम बात करते हैं कि वो इरेक्ट खड़ा अपनी रीढ़ की हड्डी पे 2 पैर पे खड़ा होना सीखा, और उसकी जो अपनी मानसिक क्षमता है या उसकी जो कह लीजिए ब्रेन का डेवलपमेंट हुआ, तो उसने अपने मस्तिष्क का बहुत प्रयोग किया, और मस्तिष्क के प्रयोग करने की वजह से ही हमारी आज की सभ्यता और संस्कृति विकसित हुई। और दूसरी बात, हमारी अपनी संप्रेषण की विधियां हैं, कम्युनिकेशन के प्रकार हैं कि हम कैसे शाब्दिक रूप से अशाब्दिक रूप से आपस में बातचीत करते हैं, बोलचाल करते हैं, और अपने विचारों को, भावों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, या एक समाज से दूसरे समाज तक, एक समूह से दूसरे समूह तक हम पहुंचाते हैं।
इसका यह मतलब नहीं है कि जानवर जितने हैं या जो अन्य प्राणी हैं मनुष्य के अलावा वो किसी प्रकार का कम्युनिकेशन नहीं करते। वो भी आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, वो भी आपस में संप्रेषण करते हैं। लेकिन मानव का जो संप्रेषण है वह बहुत ज्यादा क्लियर, स्पष्ट, अपने बीच या दूसरे लोगों के बीच वो अपनी बातों को, अपने विचारों को, अपनी फीलिंग्स को, भावनाओं को रख सकता है। तो ये कुछ ऐसी मानव के अंदर प्रकृति प्रदत्त कह लीजिए या ईश्वर प्रदत्त कह लीजिए, कुछ ऐसी क्षमताएं मिली, उसने अपने आप को ऐसे विकसित किया जिसकी वजह से वह अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को बना पाया। केवल मानव ही इस पूरे संसार में है जो अपनी सभ्यता या अपने संस्कृति को विकसित करता है। और कोई जानवर को आप उसकी संस्कृति, उसकी कल्चर नहीं होगा, उसकी कोई अपनी संस्कृति नहीं होगी किसी दूसरे प्राणी की अगर आप देखें तो। केवल मानव इस पृथ्वी पर ऐसा प्राणी है जो कि अपनी संस्कृति को विकसित किया है। और ये जो संस्कृति है वो व्यक्ति के जो मूल्य हैं उस मूल्य की रूपरेखा में बहुत ज्यादा उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। हमारे क्या वैल्यूज होंगी, हर संस्कृति की, हर सभ्यता के अपनी अलग अलग मूल्य होते हैं और ये मूल्य उसकी संस्कृति को बहुत ज्यादा, संस्कृति उसके मूल्यों को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। ये जो जितने भी हमारे अपने पारंपरिक रूप से जो हमारे विश्वास हैं, जो मूल्य हैं, ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि हम कितना उसको अपनी दूसरी सोसाइटी के साथ या अपनी ही सोसाइटी में कितना उसको हम हस्तांतरित करते हैं। जब हम संस्कृति की बात करते हैं कि हमारी, हम कहते हैं कि भारतीय संस्कृति बहुत प्राचीन संस्कृति है। आप प्राचीन संस्कृति में लेते हैं, प्राचीन संस्कृति सभ्यता में रखते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता, माया सभ्यता, ऐसे बहुत सारे आप सभ्यता की बात करते हैं। तो ये ट्रेडिशनल जो हमारे वो क्या है कि बहुत प्राचीन समय से, जब से वो सभ्यता आई तब से उसने अपनी वैल्यूज को, अपने विश्वासों को, अपने आइडियल्स को अपने आने वाली पीढ़ी को वो हस्तांतरित करती रही है और वो सभ्यता आज भी परंपरागत ढंग से हमारी सोसाइटी में चल रही है, विद्यमान है। इन सब चीजों को लेके जब हम कह रहे हैं हमारे वैल्यूज हैं, हमारे हमारे जो बिलीव्स हैं, तो उन सब को आप कह सकते हैं कि वे ऑफ लाइफ है। आपको ध्यान होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट है, भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, उसने भी हिंदू धर्म को धर्म न मान करके उसका इंटरप्रिटेशन है कि यह एक जीवन जीने की पद्धति है ना। उसने जो इंटरप्रिटेशन दिया है कि हिंदू को रिलीजन न कहकर उसने कहा कि हिंदू जो है वो एक जीवन जीने की पद्धति है, या कोई धर्म के रूप में उसको परिभाषित नहीं किया है सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने। तो कोई सा भी कल्चर होगा, कोई सी भी संस्कृति होगी, वो संस्कृति उसके मानने वालों के लिए टोटल वे ऑफ लाइफ है। वो अपने दैनिक जीवन को कैसे जीते हैं, और दैनिक जीवन को जीने के बहुत सारे पहलू आप जानते हैं, उनके खान पान, रहन सहन, बोलचाल, अभिवादन के तरीके, वो जितने भी अपने कार्य करते हैं, सारी एक्टिविटीज, उन सब को मिलाकर के आप कह सकते हैं कि उनकी संस्कृति का परिचायक है। अर्थात इसमें क्या हो सकता है, किसी भी समाज के लोग कैसे सोचते हैं, है ना, उनका थिंकिंग पैटर्न क्या है, उनके सोचने का प्रतिमान क्या है, किस तरह से वो थिंक करते हैं, विचार कैसे करते हैं, स्पीच एक्शन कैसे बोलते हैं। आप देखिए अंग्रेजी, फ्रेंच, रोमन, हिंदी, उर्दू, है ना, बहुत सारे अफगानी, ऐसे बहुत सारी भाषाएं आपको मिलेंगी, तो उनके स्पीच एक्शन भी अलग अलग प्रकार के होंगे। अपने अपने भारतवर्ष में ही देख लीजिए कि हमारे स्पीच में केवल हम हिंदी की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे यहाँ बहुत सारी भाषाएं हैं, पंजाबी है, मैथिली है, उसी तरह से हिंदी है, मलयालम है, कन्नड़ है, तमिल है, इन सब के अपने स्पीच के एक्शन है, सब अलग अलग तरीके से बोले जाते हैं। और जो हमारे रीति रिवाज हैं, जो हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित करते हैं, पास करते हैं, हमारे जो आर्टिफैक्ट, जो रीति रिवाज हैं, इन सब को आप वे ऑफ लाइफ जब आप बात करेंगे, जब हम पूरे एज ए होल अपने जीवन जीने की पद्धति की बात करेंगे, तो ये सब चीजें उसमें इंक्लूडेड है। इन सब चीजों के ऊपर बात करके आप कहते हैं कि वो हमारी संस्कृति है।
आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। तो और ये डिपेंड कैसे करेगा? जो हम थिंकिंग के पैटर्न की बात कर रहे हैं, जो स्पीच एक्शन की बात कर रहे हैं, या जो हमारे अपने रीति रिवाज की बात कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है उस समाज के लोग, वो कैसे जनरेशन टू जनरेशन कैसे वो आगे बढ़ेगा। ये उसके सीखने और ट्रांसमिट करने की कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। हम जितना अपने समाज की संस्कृति को, मूल्यों को, विश्वासों को जितना सीखेंगे, जितना हमारे अंदर सीखने की जितनी ज्यादा कैपेबिलिटी होगी, जितनी ज्यादा कैपेसिटी होगी, उतना हम अपने आने वाली जनरेशन को, अपने कमिंग जनरेशन को उतना चीजें हम दे सकते हैं। तो ये इस बात पर भी निर्भर करता है, जैसे बहुत सारी चीजें हमारी अपनी परंपरा से हटती चली जाती हैं। आपको पता होगा बहुत सारी ऐसी चीजें अगर आप पास्ट में देखिए तो सब हटती चली जाती हैं। आप कितना उसको लर्न करके कितना आगे उसको ट्रांसमिट करते हैं, वो कैपेसिटी कितनी है, इस बात भी डिपेंड करता है। जैसे आज की डेट में देखिए, हम सारे लोग व्हाट्सएप पे लिखते हैं। अब देखिए कितना अच्छा एग्जाम्पल है, कल जैसे कुछ लोगों ने अपने टॉपिक भी हैं उनके देवनागरी के, लेकिन वो टॉपिक भी बनाए हैं रोमन में लिख करके। आप हिंदी लिखना ही भूल गए। जो हम बड़ी छोटी बड़ा ऊ छोटा ऊ की बात करते हैं, ये जो संस्कृति हमारी संस्कृति में क्या आ गया, ये रोमन आ गया। ये एच एबीसीडी में हम अपने अपनी बातों को भी एबीसीडी में लिख रहे हैं। देखिए कितना मतलब ये कल्चर का प्रभाव, ये जो डिवाइस आया इस डिवाइस का प्रभाव। जबकि सभी लोगों के आपकी मोबाइल में देवनागरी वाले भी फॉन्ट होना चाहिए। और मुझे ध्यान दीजिएगा कि हम जब कभी अगर हमें रोमन लिखना रहता है तो हम इंग्लिश ही लिखते हैं, या अगर हमको हिंदी लिखना रहता है तो हम अपने को प्रयास ये करते हैं कि हम हिंदी को कम से कम रोमन में ना लिखें। मतलब लिपि जो हमारी हो वो देवनागरी में ही लिपि में हम लिखने की कोशिश करते हैं। और ये चीज हम लोग देखिए कितना भूलते चले जा रहे हैं। आज बहुत सारे बच्चों को अगर दे दीजिए हिंदी लिखने के लिए तो वो बड़ी छोटी की मात्रा में गलतियां, बड़ा वो छोटा हो की मात्रा में गलतियां वो करता है ना। अंग्रेजी की गलतियां तो खैर अपने जगह पे है, वो आप स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं, लेकिन जो हम अपनी हमारी जो संस्कृति है वो संस्कृति हम भूलते चले जाते हैं। और आप कितने कैपेबल हैं, कैपेसिटी कितनी है आपकी सीखने की। यदि आपकी सीखने की कैपेसिटी है अच्छी तो आप अपनी पीढ़ी को बताएंगे। जैसे आपसे ये पूछा जाए ये क्या लिखा है, ये क्या है, ये क्या लिखा गया है? हाँ। अ। और हम अ ऐसे भी लिखते हैं। ये चलन से खत्म हो गया, ये आ गया अ ऐसे लिखा जाने लगा, ये चलन से खत्म हो गया। अगर ये क्यों क्यों खत्म हो गया, ऐसे प्र बनाइए, फिर ऐसे लगाइए, फिर माथा लगाइए, यहाँ ऐसे ऐसे कर दिया, ऐसे बन गया। आसानी आदमी को होती है। यही चीज हम आसानी अपने मोबाइल के जनरल टेक्स्ट में भी लिख रहे हैं। और मेरा अपना मानना है कि कम से कम जो लोग मान लीजिए जो अब छोटे बच्चों को भी यही वही वही सीख रहे हैं ना, छोटे बच्चे भी यही चीज सीख रहे हैं। आप अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं, आप उससे अलग हो रहे हैं। मेरा अपना मानना है कि यदि आपको अंग्रेजी लिखना हो तो अंग्रेजी में लिखिए, ठीक है, इंग्लिश ट्रांसलेशन करके उसको चीजों को लिखिए। यदि आपको हिंदी में अपनी बात कहनी है तो यू शुड राइट इन देवनागरी। स्क्रिप्ट आपकी देवनागरी होनी चाहिए। यदि आप अपनी बात कहीं भी आप सामान्य बोलचाल व्हाट्सएप भी किसी को कर रहे हैं, किसी को एसएमएस भी कर रहे हैं, तो आप ये आदत डालिए कि आपको हिंदी में लिखना आना चाहिए, नहीं तो भूल जाएंगे। ये कैपेसिटी आपकी फिर खत्म हो जाएगी, फिर ये विलुप्त हो जाएगी। जैसे ये विलुप्त हो गया, अब बहुत सारी किताबों में देखेंगे ये नहीं आएगा, है ना। एक परिवर्तन अपने जगह की बात है, लेकिन अगर टोटल आप यदि चेंज कर सकते हैं, ये तो चलिए ठीक है, चलिए भाई ये दोनों हम अपने ही देवनागरी लिपि की बात करते हैं, ठीक है। लेकिन अब आप अ को भी लिखें, अ इस तरह से कहें कि आम लिखना है तो आप लिखिए आम इस तरह से। अरे आपको मैंगो लिखना है तो मैंगो लिखिए ना, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन आम लिखना है तो कम से कम आम में तो आम लिखिए, ये आम लिखिए ऐसे। अपरा की मंत्रा आ म आम। तो ये एक
ये एक एग्जाम्पल है कि हम कैसे, और इसी तरह से आप ट्रांसफर कर पाएंगे। देखिए, अपनी जनरेशन को आप कब बता पाएंगे? जब आपको पता होगा। यदि आपको ही वो चीज नहीं पता होगी, वही इसीलिए हमने कहा यहाँ पर कि ये डिटरमाइन करता है आपकी कैपेसिटी। ये सारे थिंकिंग पैटर्न, स्पीच के एक्शंस, आर्टिफैक्ट्स जितने भी हैं आपके, ये उस सोसाइटी के लर्नर की लर्निंग कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना वो सीखा। जितना सीखेगा उतना अपनी पीढ़ी को ट्रांसफर कर पाएगा। नहीं सीखेगा, चीजें विलुप्त हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, आप उसको जान ही नहीं पाएंगे। आपकी अगले आने वाली पीढ़ी जान ही नहीं पाएगी कि हम कैसे थे, है ना, वो चीज नहीं पता चल पाएगा। तो ये कैपेसिटी है आपकी। आपको अगली पीढ़ी तक यदि अपनी परंपराओं को, अपनी रिचुअल को, अपनी रीति रिवाजों को बताना है, तो यू शुड लर्न। आपको सीखना चाहिए। आप सीखेंगे तभी उस संस्कृति को, उन चीजों को आगे बढ़ा पाएंगे। तो अगर आप ये कहें कि अगर कुल क्या है कल्चर, तो कल्चर को आप कह सकते हैं टोटल सम ऑफ कस्टम्स, रिचुअल्स, आर्टिफैक्ट्स, बिलीव्स एंड वैल्यूज। जो कुछ भी अपनी सोसाइटी से, अपने समाज से, जो कुछ भी आपको अपनी परंपराएं, रीति रिवाज, अपने विश्वास, अपने मूल्य, जो कुछ भी आप सीखते हैं, वो सब कुछ हमारी संस्कृति है। वो सारा कुछ हमारा कल्चर है। हम उसी कल्चर के रेफरेंस में उसी कल्चर की बातें अपने हम यहाँ पर करते हैं। जब हम कल्चर शब्द की बात करते हैं, कल्चर, संस्कृति, तो आपको पता है कि कल्चर अंग्रेजी शब्द है, रोमन लिपि में लिखा जाता है। और जो संस्कृति शब्द है वो संस्कृत का शब्द है या हिंदी का शब्द है, जिसको कि संस्कृत उसकी ओरिजिन मानी जाती है। लेकिन कल्चर को भी अलग अलग एस्पेक्ट में या अलग अलग आप मीनिंग में समझते हैं। जैसे जब हम कहते हैं किसी साहित्य की बात, जब हम करते हैं, संस्कृत शब्द के अर्थों में आप बहुत सारी चीजों को रख सकते हैं। तो जब आप किसी साहित्य की बात करते हैं, किसी लिटरेचर में बात करते हैं, तो उसके अंतर्गत वो जो आपकी सामाजिक आकर्षण एवं जो बौद्धिक श्रेष्ठता की बात है, उन सारी चीजों को आप लिटरेचर में कल्चर की बात करते हैं। जैसे आप कहते हैं कि कबीर दास जी की जो भाषा थी, है ना, जो कम्युनिकेशन की आप बात करें, तो कहते हैं कि वो पंचमेल खिचड़ी थी, घुमक्कड़ी भाषा वो यूज करते थे। तो ये जो है वो उनकी अपनी सामाजिक आकर्षण को दिखाता है। जब लिटरेचर की हम बात करते हैं, जब साहित्य में हम कल्चर की बात करते हैं, तो वो उस समय की सामाजिक जो आकर्षण है या उनका जो इंटेलेक्चुअल जो कह लीजिए जो श्रेष्ठता है, उन चीजों को हम लिटरेचर में कल्चर के रूप में देखते हैं। जब लिटरेचर की बात की जाए, वहां भी कल्चर आता है। जब हम किसी समाज के किसी प्रसिद्ध आलोचक या किसी कवि की बात करते हैं, तो वहां पर हम कुछ इंटेलेक्चुअल लीडर्स की बात करते हैं, है ना। समाज शास्त्रियों ने समाज के जो बौद्धिक नेता हैं, है ना, जो इंटेलेक्चुअल रूप से समाज को लीड करते हैं, इंटेलेक्चुअली जो लीडर्स होते हैं, उनको हम कल्चरल एलीट के रूप में देखते हैं कि वो हमारी सोसाइटी में कल्चरल या साहित्यिक रूप से वो अभिजात्य वर्ग है। उनको सांस्कृतिक अभिजात्य कहा जा सकता है। इसी तरह से जब कल्चर्ड पर्सन की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है, हम कहते हैं कि अरे अमुक व्यक्ति को तो उसका कल्चर बहुत अच्छा है, बहुत कल्चर्ड पर्सन है, बहुत कल्चर्ड वे में उसने अपने काम को किया। तो ये इस बात को दिखाता है कि उसके अंदर कुछ ऐसी स्पेसिफिक क्वालिटीज हैं, कुछ ऐसे उसके अंदर कुछ ऐसी विशिष्ट गुण हैं, जिस गुण की वजह से वो अन्य लोगों से अपने आप को अलग करता है। तो कल्चर्ड पर्सन की बात करते हैं। उसी तरह से हम कल्चरल प्रोग्राम्स की बात करते हैं, जो जिसको कहते हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम की आप बात करते हैं। किसी भी शाम को सांस्कृतिक संध्या होती है, उसमें तमाम तरह के एस्थेटिक सेंस जब हम लेकर के बात करते हैं, वहाँ की आर्ट की, म्यूजिक की, है ना, किसी एक घराने की अगर आप बात, जैसे आप कहते हैं कि बरेदी नृत्य वो बुंदेलखंड की है, राई नृत्य वो बुंदेलखंड की है। तो ये कुछ एस्थेटिक सेंस लेकर के जब हम कोई बात करते हैं, उसकी कलात्मकता के ऊपर बात करते हैं, तो वो हम कल्चरल प्रोग्राम्स के एस्थेटिक सेंस पे उसकी हम बातें करते हैं। और जब हम संस्कृत की बात करते हैं, तो संस्कृत और संस्कृति, ये दोनों ही शब्द जो हैं वो संस्कार से निकले हुए हैं। संस्कृत का शब्द है
संस्कार, और संस्कार से ही संस्कृत शब्द बना है, और संस्कार से ही संस्कृति शब्द बना है, जिसे हम कहते हैं कि हिंदू धर्म में कुल 16 प्रकार के संस्कारों की बात होती है ना, जिसमें गर्भाधान संस्कार से लेकर के अंत्येष्टि संस्कार तक कुल कुल 16 संस्कार बनते हैं। और हिंदू धर्म में यह मानना है कि जन्म से सभी लोग शूद्र होते हैं, और संस्कार से ही व्यक्ति जो है वो द्विज बनता है। द्विज का मतलब, आप जो लोगों को उनको पता होगा, द्विज का मतलब होता है दोबारा जन्म लेने वाला। तो द्विज द्विज किसको कहते हैं? जिसका यज्ञोपवीत संस्कार होता है, विद्यारंभ संस्कार जिसका होता है, यज्ञोपवीत धारण करता है, तो उसको हम कहते हैं द्विज। और वो संस्कार की ही वजह से है। जन्म से तो सभी लोग शूद्र हैं, है ना, जो हम वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं, सारे लोग शूद्र हैं जन्म से। लेकिन जैसे जैसे उनके अंदर वो संस्कार होते जाते हैं, वो उनको परिष्कृत करता जाता है, उनको संस्कारित करता जाता है। और ये पूरा 16 संस्कार की बात करते हैं हमारे हिंदू धर्म में, कि 16 प्रकार के संस्कार हैं जो व्यक्ति को परिष्कृत करके उसको सामाजिक व्यक्ति के रूप में स्थापित करता है। और संस्कार का मतलब क्या हुआ? कुछ ऐसी एक्टिविटी, कुछ करना, एक्टिविटीज करना, कुछ अपने रिचुअल्स को करने की बात जो है वो संस्कार में कही गई है। जैसे पुंसवन संस्कार होता है ना, विवाह संस्कार होता है, ऐसे बहुत सारे, गर्भाधान संस्कार होता है, मुंडन संस्कार होता है, ऐसे बहुत सारे संस्कार जो है वो 16 संस्कार हमारे हिंदू धर्म में। तो वो संस्कार से ही व्यक्ति, संस्कार का ये अपने धर्म में मानना है हिंदू धर्म में, कि संस्कार से व्यक्ति के अंदर परिष्करण होता है व्यक्ति का, और वो समाज के अनुकूल बनता चला जाता है। ये सारे जो मीनिंग्स अभी आप देख रहे हैं, जिसकी हमने कल्चर की बात करी, हम कल्चरल प्रोग्राम्स की बात कर रहे हैं, कल्चरल एलीट्स की बात कर रहे हैं, हम लिटरेचर में बात कर रहे हैं सोशल चार्म और इंटेलेक्चुअल एक्सीलेंस की। दीज आर द जनरल मीनिंग्स ऑफ कल्चर। लेकिन सोशियोलॉजी में कल्चर का मीनिंग जो है, समाज शास्त्र में संस्कृति का जो अर्थ है वो थोड़ा डिफरेंट है। जब हम समाज शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे कल्चर के ऊपर, संस्कृति के ऊपर, तो वो थोड़ा उससे अलग है। आप 4 पक्षों में इन चीजों को समझ सकते हैं कि सोशियोलॉजी में कैसे उनकी आप मीनिंग निकाल सकते हैं कि सोशियोलॉजी में क्या है इसकी मीनिंग। एक है कल्चर इज सोशल हेरिटेज, जो हमारी अपनी सामाजिक विरासत है, ठीक है, उन सामाजिक विरासत को हम कल्चर के रूप में लेते हैं। विरासत मतलब क्या? जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक हमारे समक्ष आती जा रही है, उसको हम सांस्कृतिक विरासत कहते हैं। हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ, तो जो पहला पक्ष है जिसमें हम सोशियोलॉजिकल मीनिंग की बात करते हैं, पहला जो मीनिंग है वो है कल्चर इज सोशल हेरिटेज। संस्कृति क्या है? हमारी अपनी सामाजिक विरासत है। दूसरी बात है कि हम इसमें आप कह सकते हैं कि स्वीटनेस एंड लाइट ऑफ लाइफ। जब आप बात करते हैं कि हमारे जीवन के प्रकाश और कोमलता की जब बात करते हैं कि हम कैसे एनलाइटमेंट कैसे हमारा होता है, उसको भी संस्कृति कहते हैं, संस्कृति शब्द के लिए सामान्य अर्थों में। और मटेरियलिस्टिक एंड नॉन मटेरियलिस्टिक बोथ, हम संस्कृति के अंतर्गत उन सारी चीजों को जो भौतिक और अभौतिक, उन दोनों ही पक्षों में सोशियोलॉजी अपनी बात करती है। इसमें में आगे हम लोग देखेंगे कल्चरल लैग का कॉन्सेप्ट अकबर ने दिया था कि कल्चरल लैग कैसे होता है, सांस्कृतिक विलंबना कैसे होती है। तो वो मेटेरियलिस्टिक और नॉन मेटेरियलिस्टिक कल्चर की ही बात वहां पर करते हैं। तो जब हम संस्कृति की बात करेंगे तो उसमें भौतिक संस्कृति भी होगी और उसमें अभौतिक संस्कृति भी होगी। ऐसी चीजें जिसको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो भी होंगी, और ऐसी चीजें जिसको आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, वो भी चीजें होंगी। तो मेटेरियलिस्टिक और नॉन मेटेरियलिस्टिक दोनों प्रकार के पक्ष में बात करता है सोशियोलॉजी। और बहुत सारी ऐसी वातावरण है जिसको मनुष्य खुद बनाता है ना, जैसे आपका कहते हैं कि सोशल इन्वायरमेंट, साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट, ऐसे बहुत सारे आपकी अपनी संस्कृति की अपनी एक एक कह लीजिए कि एक वातावरण बनता है ना। गांव का एक अलग तरह का वातावरण बनता है संस्कृति का, वहां का शहरों का अलग प्रकार की संस्कृति का वातावरण बनता है, सामान्य समाज का अपना अलग प्रकार की संस्कृति का वातावरण बनता है, जटिल समाज का अपना अलग प्रकार की संस्कृति का वातावरण बनता है।
तो ये चार पक्षों में हम सोशियोलॉजिकल मीनिंग में, जब हम समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो आप सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट में इसको इस तरह से समझ सकते हैं। बहुत सारे समाजशास्त्रियों ने कल्चर को, संस्कृति को डिफाइन करने की कोशिश की है, उसको परिभाषित करने की कोशिश की है। एक फेमस डिफिनीशन है रॉबर्ट बर्स्टेड की। इन्होंने अपनी पुस्तक द सोशल ऑर्डर में कहा है कि कल्चर इज द कॉम्प्लेक्स होल दैट कंसिस्ट्स ऑफ एवरीथिंग वी थिंक एंड डू एंड हैव एन मेंबर ऑफ सोसाइटी। हमको अपने समाज का सदस्य बनाने के लिए, या जब हम अपने आप को, देखिए दोनों तरफ आते हैं, एक तो समाज आपको अपना सदस्य माने, दूसरा आप भी अपने आप को समाज का सदस्य माने। दोनों इंटरनली एक्सटर्नली दोनों की बात यहां पर है। तो आपको समाज का एक सदस्य बनाने के लिए जो कुछ भी आप करते हैं, जो कुछ भी आप सोचते हैं, वो सब कुछ वो सब कुछ आपका संस्कृति है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं, आप जैसे बोल रहे हैं, आप जैसे दूसरे किसी के साथ व्यवहार कर रहे हैं, आप जो कपड़े पहन रहे हैं, आप जो भोजन कर रहे हैं, आपके खाना खाने का तरीका, आपके पानी पीने का तरीका, ये बहुत कुछ चीजें दैनिक जीवन की, वो सारी एक्टिविटीज, वो सारे आपके विचार, वो सब कुछ संस्कृति के अंतर्गत है, ऐसा रॉबर्ट बर्स्टेड का मानना है। आप जो कुछ भी करेंगे, किस लिए? सोसाइटी के मेंबर के नाते, उस समाज का सदस्य होने के नाते आप जो कुछ भी कार्य करते हैं, जो कुछ भी एक्टिविटीज करते हैं, जैसा आप सोचते विचारते हैं, वो सब कुछ आपकी संस्कृति के अंतर्गत सम्मिलित है। एक फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने अपनी पुस्तक मैन एंड हिज वर्क में बताया है, एमएच हस्कोविट्स हैं, ये कहते हैं कि कल्चर इज द मैन मेड पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट। वो कहते हैं कि कल्चर क्या है? हमारे अपने पर्यावरण का मनुष्य द्वारा निर्मित भाग। एक तो हम अपने पर्यावरण की बात करते हैं, हमारा अपना जलवायु, मौसम, है ना, ये सारी चीजें आप कहते हैं कि ये सारा इन्वायरमेंट है। लेकिन हमारे अपने पर्यावरण का वह भाग जो मनुष्य बनाता है, जैसे अभी आप, कोई लोग बेड पे बैठे होंगे, कोई लोग कुर्सी मेज पे बैठे होंगे, तो ये जो कुर्सी मेज है, जो पंखे लगे हैं, जो टीवी है, या आपका अपना जो बेड है, बिस्तर है, या कुर्सी है, ये सारी चीजें जो मनुष्य ने बनाया, ये सब कल्चर है। इससे जो एक इन्वायरमेंट बन रहा है, वो एक, मतलब मैन मेड जो पार्ट है आपके इन्वायरमेंट का, उसको मानते हैं हर्स्कोविट्स की, वो है हमारा कल्चर, वही संस्कृति है जिसको जिसको मनुष्य अपने पर्यावरण के इर्द गिर्द खुद बनाता है, स्वयं उसके द्वारा जो बनाया जाता है, वही संस्कृति है। एक डिफिनीशन है ब्रूम और सेल्जेनिक की, वो इसको विरासत के रूप में लेते हैं। वो कहते हैं कि द टर्म कल्चर रिफर्स टू अ सोशल हेरिटेज। हमारी अपनी जो सांस्कृतिक विरासत है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जो हमको मिलती है, जो हम गेन करते हैं, प्राप्त करते हैं अपने पूर्वजों से, वह संस्कृति के रूप में कहलाती है। जो कुछ भी आप विरासत में पा रहे हो, आप जमीन जायदाद पा रहे हो, है ना, अपने घर की जो परंपराएं, रिचुअल्स, अपने मूल, विश्वास, आइडियल्स, वो सारी चीजें जो पा रहे हैं, वो सारा कुछ आपका कल्चर है, वही हमारी संस्कृति है, ऐसा सेल्जेनिक और ब्लूम का मानना है। आपने कई बार टारगेट पर्सन का नाम सुना है, फंक्शनलिज्म को मानने वाले हैं। इनकी पुस्तक है द सोशल सिस्टम, जिन्होंने सामाजिक तंत्र की व्यवस्था के बारे में, अपनी जो एक्टिविटी के बारे में बताया है। ये कल्चर के अंतर्गत या संस्कृति के अंतर्गत उस पर्यावरण की बात करते हैं जो मानव की गतिविधियों को निर्माण करने का एक अद्वितीय जो रूप प्रस्तुत करता है। कल्चर इज दोज इन्वायरमेंट विच इज यूनिक इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। जो आपकी गतिविधियां, मतलब किसी भी सोसाइटी का व्यक्ति कैसी गतिविधियां करेगा, उसका जो कंस्ट्रक्शन करना है, जो अलग, क्योंकि हर सोसाइटी अपने अलग तरह की गतिविधि करता है। भाई एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए खाना खाने का। जैसे हमारे यहाँ क्या है कि हम लोगों के यहाँ ये है कि हम लोग मंदिर में जनरली जाते हैं तो अपने
या मस्जिद में अगर जाते हैं या मंदिर में जाते हैं तो अपने जूते ये सारी चीजें बाहर निकाल के जाते हैं, हाथ धो करके जाते हैं। और वहीं अगर आप वेस्टर्न कल्चर में चले जाइए, वो अगर चर्च में जाते हैं तो वो पूरे जूते सॉक्स सारा कुछ वो पहन करके जाते हैं वहां। ये देखिए, ये क्या है, ये हमारी एक्टिविटीज में फर्क है। ये हमको एक अलग यूनिक तरीके से कंस्ट्रक्ट कर रही है, हमारी हमारा जो इन्वायरमेंट वो यूनिक तरह से कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। उसी तरह से हम खाना खाते हैं तो हम ये कहते हैं कि हम जमीन पे बैठ करके आसन लगाया जाता है, सारे लोग पालथी मार करके बैठ करके खाना खाने की कोशिश करते हैं। और वेस्टर्न कल्चर में क्या है, हम अगर इंडियन कल्चर वेस्टर्न कल्चर में डिफरेंशिएशन करें तो वहां पर और ये कहा जाता है कि जूते निकाल के अच्छे से बैठ के पालथी मार के बैठ करके खाना खाइए। और वहां पे कुर्सी मेज लगे हुए हैं, आप नीचे जूते पहने तब भी कोई नहीं, अपना आप खा सकते हैं। तो ये हर सोसाइटी का, हम किसी को गलत या बुरा आप अपने किसी रेफरेंस पॉइंट पे आप कह सकते हैं, लेकिन वहां के कल्चर के लिए वो सही है। आपके यहाँ ये नहीं कहा जाए कि भाई आप जूता पहन करके खाना खाइए, पालथी आप बैठ करके पालथी मार के बैठ ही नहीं सकते। तो ये जो कल्चर इन्वायरमेंट जो है वो सारे टारगेट पर्सन उन सभी वातावरण की समृद्ध करते हैं जो व्यक्ति को किसी जो मानवीय गतिविधि है उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए यूनिक जो बनता है इन्वायरमेंट, उसी को कहते हैं कि कल्चर है। एंड इट डिटरमाइंस द पर्सनालिटी एंड एक्टिविटीज एज ह्यूमन बीइंग। और इसी के आधार पर व्यक्ति के अपने व्यक्तित्व और उसकी गतिविधियां निर्धारित होती हैं। जिस प्रकार का कल्चर होगा वैसा ही उसका व्यक्तित्व निखरेगा, वैसे ही उसकी पर्सनालिटी डेवलप होगी। जैसा उसका अपना संस्कृति होगी वैसे ही उसकी गतिविधियां भी संचालित होंगी, वैसे ही वो काम करेगा। ठीक है, तो ये टारगेट पर्सन फंक्शनलिज्म के एस्पेक्ट में उनकी एक्टिविटीज के बारे में बात करते हैं कि कैसे हम कह सकते हैं। यूनेस्को ने भी, अगर आप यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये भी कल्चर को डिफाइन करने की कोशिश कर किया है। इसकी वेबसाइट पे है कि इन्होंने कल्चर को कैसे इंटरप्रेट किया है, इंटरप्रेटेड एज आर्ट। यह कला के रूप में संस्कृति को इंटरप्रेट करते हैं। ये कहते हैं कि इंटरप्रेटेड एज आर्ट वी स्पीक ऑफ कल्चर इन कनेक्शन विद बिहेवियर ऑफ पीपल इन द मोरल वैल्यूज एंड ह्यूमन रिलेशंस। जो हमारे अपने मानवीय संबंध हैं, हमारे अपने जो नैतिक मूल्य हैं किसी भी सोसाइटी के, वो अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग संस्कृति की अलग अलग अपने ह्यूमन रिलेशंस हो सकते हैं, है ना। वी डिनोट इट बाई एक्शन। वो कैसे कैसे दिखाई कैसे देता है, हमारे कार्यों में, हमारे व्यवहारों में, हमारी अभिवृत्तियों में। एंड कंसिडर्ड यूजफुल फॉर द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी आर ऑफ ए सर्टेन सोशल ग्रुप। किसी भी आप सामाजिक समूह की बात कर लीजिए, इससे हमारे यहाँ बहुत सारे, जैसे एटीट्यूड और बिहेवियर एक्शन की बात, हम जैसे हम प्रणाम करने की बात एक बार और आपसे चर्चा कर रहे थे कि हमारे यहाँ अभिवादन करने के अलग अलग तरीके हैं, है ना। हमारा अपना जो सामाजिक समूह है इसमें अभिवादन करने के अलग अलग तरीके हैं। और उन अलग अलग तरीकों में भी जो बड़ा है उसको कैसे अभिवादन करेंगे, जो हमारे बराबर का है उसको उससे कैसे अभिवादन करेंगे, जो हमसे छोटा है उससे कैसे अभिवादन करेंगे, ये हमारा एक्शन कैसे होगा। जो हमसे बड़ा होगा तो हम उसका पैर छूते हैं, जो हमारे बराबर का होगा उससे उससे हम हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं, या वेस्टर्न कल्चर में हम लोग शेक हैंड की बातें करते हैं। और जो छोटा होगा उसको कभी गोद में लेके या फिर उसको आशीर्वाद देने की मुद्रा में, या आप ही उसको नमस्ते करते हैं, है ना। इस तरह की चीजें हमारे एक्शन में वो दिखती हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में वहां के सामाजिक एक्शन, जो संस्कृति होगी उसकी अपनी एक्शन, उसका बिहेवियर, उसका एटीट्यूड अलग अलग प्रकार का होगा। फिर यूनेस्को कहता है कि वी मीन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इसके अंतर्गत वो ये भी सम्मिलित करते हैं कि जैसी संस्कृति होगी वैसे ही हमारे जीवन जीने के मानक होंगे। ऑफ हैबिटेशन, वैसे ही हमारा आवास होगा। एंड क्लॉथिंग, हमारे पहनावे, हमारा फिजिकल कल्चर जो हमारी भौतिक संस्कृति है, वो सब कुछ वी अप्रेज बाय इट द कल्चर ऑफ लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ वर्क। तो इस तरह से वो कहते हैं कि जो हम आप बोलते हैं, हमारे बोलने के तरीके, हमारे सोचने के तरीके, हमारे काम करने के तरीके, ये सारा कुछ कल्चर के अंतर्गत यूनेस्को मानता है और वो इसको एक आर्ट की तरीके इंटरप्रेट करता है। तीन डायमेंशंस, आप ये कह लीजिए कि सोशल कल्चर की इतनी सारी बातें हुई आपसे, तो इसके तीन डायमेंशंस आप निकाल सकते हैं
कि जब हम सोशियोलॉजी में बात करें तो हम कल्चर संस्कृति के ऊपर तीन उसके, जिसको कहते हैं बीमा, है ना, तीन बीमाएं हो सकती हैं। एक है नॉर्मेटिव सिस्टम, पहला जो है वो है उसकी बीमा के रूप में नॉर्मेटिव सिस्टम व्यक्ति का हो सकता है। दूसरा जो है वो है एक्सप्रेसिव सिस्टम, एक्सप्रेसिव सिस्टम जिसमें वो अभिव्यक्त करता है। और तीसरा जो है वो उसका सिस्टम ऑफ आइडिया, उसके सोचने का जो प्रणाली है। ठीक है, एक को आप नॉर्मेटिव प्रणाली कह सकते हैं, दूसरे को आप अभिव्यक्ति प्रणाली कह सकते हैं, तीसरे को आप विचार प्रणाली कह सकते हैं। नॉर्मेटिव सिस्टम में क्या है, इसके अंतर्गत आप सामाजिक नियंत्रण की बात करते हैं। ये कल्चर का वह बीमा है जिस बीमा में हम सामाजिक नियंत्रण स्थापित करने की बात करते हैं। किसके थ्रू? मोरल्स एंड इथिक्स के आधार पे। हर कल्चर की अपनी कुछ नैतिकताएं हैं, उसके अपने कुछ इथिक्स हैं, उसी इथिक्स पे वो काम करते हैं। कुछ चीजों को सही माना जाए, कुछ चीजों को गलत माना जाएगा। तो ये जिसके लिए इथिक्स, आप अगर सोसाइटी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो उस कल्चर में आप इथिक्स के अंतर्गत उसको ले आते हैं, उनको सिखाते हैं, मोरल सिखाते हैं, है ना। तो वो हमारे इथिक्स, जैसे हिंदू हिंदू लॉ में अगर आप बात करिए तो वहां पर क्या है कि एक व्यक्ति की एक पत्नी और एक पत्नी की एक पति, ये कल्चर है। लेकिन अपने ही मोहम्मडन कल्चर में इससे फर्क है ना। एक मोहम्मडन व्यक्ति कम से कम 4 बीवियां रख सकता है। हमारे यहाँ अपना, जब अगर आप हिंदू कल्चर की बात करें तो यहाँ कोई डाइवोर्स का कोई सिस्टम नहीं है, लेकिन बाद में इसको अडॉप्ट किया गया। डाइवोर्स सिस्टम भी हमारे यहाँ आया, कहीं ना कहीं मुस्लिम लॉ से आया, नहीं तो कहीं भी हमारे यहाँ जन्म जन्मांतर की बंधन की बात करते हैं, कहते हैं 7 जन्मों का बंधन हो गया। ये जो विवाह का बंधन है वो 7 जन्मों का बंधन है, 7 जन्म बाद अब अलग अलग होंगे। तो ये कुछ इथिक्स मान लिए गए, ये कुछ मोरल्स बना दिए गए, नॉर्म्स बना दिए गए आपकी सोसाइटी के, जो आप उसको फॉलो करते हैं, और इसी को लेकर के कानूनी व्यवस्था भी बनी, नॉर्मेटिव सिस्टम सोशल कंट्रोल करने के लिए। दूसरा जो एक्सप्रेसिव सिस्टम है, जिसमें आप अभिव्यक्त करते हैं कल्चर को म्यूजिक के हिसाब से। जैसे अलग अलग घराने होते हैं, बनारसी घराना, है ना, कानपुरी घराना, लखनऊ घराना, ऐसे अलग अलग आपको उसको घराने मिलेंगे। म्यूजिक के भी, उसमें भी तबले के अलग, बांसुरी के अलग, है ना, ऐसे अलग अलग घराने के अलग अलग म्यूजिक म्यूजिक होती है। तो म्यूजिक वो उसमें एक्सप्रेस होता है, वो खास तरह से बजेगा तो पता चल जाएगा कि कहाँ किस कल्चर की बात हो रही है। उसी तरह से आर्ट में हमको दिखाई देता है। आप कहते हैं बुंदेलखंड की आर्ट, आप कहते हैं उड़ीसा की आर्ट, है ना, उड़ीसा की कला, आप कहते हैं पश्चिम की कला। तो आर्ट के रूप में एक्सप्रेस होता है। उसी तरह से लिटरेचर में भी आपको दिखाई देता है, रोमन लिटरेचर, संस्कृत लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, उड़िया लिटरेचर, ऐसे बहुत सारी चीजें आप एक्सप्रेसिव सिस्टम में देखते हैं। और तीसरा है सिस्टम ऑफ आइडिया, जिसमें हम अपने कल्चरल इन्फ्लुएंसेस सोशल सिस्टम की बात करते हैं, कि हमारा जो सामाजिक व्यवस्था संस्कृति को जैसे प्रभावित करता है। जब हम बात करते हैं सोशलाइजेशन की, जब हम संस्थागत संस्थागत किसी चीज को बना देते हैं, संस्थागत नियम में बना देते हैं, आइडिया हमारे वैसे, जैसे हिंदू में है कि जैसे हमने कहा एक पति और एक पत्नी की जो बात है उसको आपने संस्थागत रूप दे दिया, हिंदू मैरिज एक्ट में वो चीज बन गई। ऐसे ही मुस्लिम लॉ में आपने उसको संस्थागत दे दिया। जैसे अभी 3 तलाक की बात अभी 2 साल पहले खूब हल्ला हुआ था उस पर। तो ये जो जब आपने उसको इंस्टलाइजेशन कर दिया, वो आइडिया ऑफ सिस्टम के अंतर्गत आ गया। तो ये 3 तरह के आप डायमेंशन समझ सकते हैं। कल्चर के 3 बीमाएं हो सकती हैं, नॉर्मेटिव सर्वे, एक्सप्रेसिव सर्वे और सिस्टम ऑफ आइडिया के रूप में उसको आप व्यक्त कर सकते हैं। आवाज आ रही है? यस यस सर। सर। यहाँ पे हम कुछ इसमें इसकी करेक्टरिस्टिक्स निकाल सकते हैं, कुछ विशेषताएं बता सकते
हेलो। यस सर। स्क्रीन शेयर हो रहा है? जी सर। यस सर। हम इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स बता रहे थे आपको। तो पहला करेक्टरिस्टिक्स हमने बताया कि कल्चर इज मैन मेड, ये मनुष्य द्वारा निर्मित होता है। कल्चर इज लर्न, संस्कृति हम सीखते हैं। कल्चर इज ट्रांसमिटेड, संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, एक समाज से दूसरे समाज में, एक संस्कृति से दूसरे संस्कृति में हस्तांतरित होती है। एंड एवरी सोसाइटी हैड इट्स ओन कल्चर, चाहे वो खुली हो, बंद हो, प्राचीन हो, आधुनिक हो, किसी भी प्रकार की सोसाइटी होगी, हर सोसाइटी की अपनी खुद की एक संस्कृति होगी। जैसे मैंने कहा डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, ये एक सोसाइटी अगर आप मान रहे हैं, तो डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय का खुद की अपनी एक संस्कृति है कि यहाँ के काम करने का एक अलग संस्कृति है ना। अपनी संस्कृति में डॉक्टर हरि सिंह गौर जी का जयंती मनाते हैं, हम इसका स्थापना दिवस मनाते हैं, ये सारी अपनी संस्कृति। तो हर सोसाइटी का अपना खुद का एक कल्चर होता है, खुद की संस्कृति होती है। एंड कल्चर इज ट्रांसमिटेड, बात हो ही गई। एंड कल्चर है सोशल क्वालिटीज, चूंकि कल्चर हमारी संस्कृति की देन है, मनुष्य के द्वारा बनाई गई है, और मनुष्य हमारे समाज में कई प्रकार के हैं, तो यह एक सामाजिक गुण है। हर सोसाइटी की अपनी अलग प्रकार की क्वालिटीज होंगी, तो ये जो क्वालिटीज हैं उन सारी क्वालिटीज हर सोसाइटी में अलग अलग प्रकार के होंगे। तो यह एक सामाजिक गुण है, संस्कृति को एक सामाजिक गुण के रूप में आप समझ सकते हैं। अगली आप कह सकते हैं कि कल्चर इज आइडियल फॉर ग्रुप, जो संस्कृति होती है वो किसी समूह के लिए एक आदर्श के रूप में होती है। जैसे अभी हमने आपको सोशल कंट्रोल के रूप में, नॉर्मेटिव सिस्टम के रूप में बताया कि वहां पर सोसाइटी सोशल कंट्रोल का काम करती है। तो जब आप एक आदर्श निर्धारित करते हैं किसी समूह का कि ये हमारा आदर्श है, उसको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो यह एक आदर्श स्थिति होती है। कल्चर सेटिस्फाइज ह्यूमन नीड्स, संस्कृति के हिसाब से ही व्यक्ति की आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है। संस्कृति के ही माध्यम से आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। जैसी हमारी संस्कृति होगी उसी हिसाब से आप अपने सोसाइटी के हिसाब से अपने नीड्स को फुलफिल करते हैं। एंड कल्चर हैज एडाप्टेबिलिटी, हर संस्कृति की अपनी एक अनुकूलता है। संस्कृति अपने आप को भी अनुकूलित करती है। याद कीजिए, अब आपने टालकट पार्सन का सोशल सिस्टम की थियोरी पढ़ी थी, तो जैसे सोसाइटी अपने आप को एडाप्ट करती है, वैसे संस्कृति के पास भी एडाप्टेबिलिटी होती है, अनुकूलता होती है। एंड कल्चर हैज इंटीग्रेटिव क्वालिटी, कल्चर में केवल एक चीज नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, और सब एक दूसरे के साथ ऐसा नहीं कि गुत्थम गुत्था में जुड़े हुए हैं, वो सब एक निश्चित फैशन में, एक निश्चित क्रम में, एक एकीकरण उन सारे गुणों का है। कल्चर जो है, जब आप कल्चर की बात करते हैं तो केवल एक चीज नहीं है, उस कल्चर में बहुत सारी चीजें, और सब चीज का इंटीग्रेशन, उन सभी चीजों का जो एकीकरण है, वो गुण रखता है कल्चर। लास्ट आप कह सकते हैं कल्चर इज फंडामेंटल इन फॉर्मिंग ह्यूमन पर्सनालिटी, मानव की व्यक्तित्व के निर्माण के लिए संस्कृति एक आधारभूत
हेलो। यस सर। कहाँ तक देखा आप लोगों ने? सर कल्चर मानव के व्यक्तित्व का निर्माण करती है यहीं तक। हाँ, तो कल्चर के बहुत सारी विशेषताएं आप इसमें समझ सकते हैं कि कल्चर की बहुत सारी विशेषताएं हैं, और इन सारी विशेषताओं को मिला करके आप कह सकते हैं कि कल्चर हमारा बनता है। जैसे कल्चर मैन मेड है, सीखा जाता है, एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी तक उसको हस्तांतरित कर सकते हैं। हर समाज का अपना एक संस्कृति होती है, इसके अपने कुछ समूह के आइडियल्स होते हैं, अपने समूह के सदस्यों की आवश्यकताओं को पूर्ति करती है, अनुकूलता निर्धारित करती है। इसमें कई चीजों का इंटीग्रेशन होता है, और आप ये कहें कि यह अल्टीमेटली ये कह लीजिए कि यह समाज के व्यक्तियों के निर्माण को, उनकी पर्सनालिटी को विकसित करने का वो काम करती है। ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसके कंपोनेंट्स पे चर्चा करनी है। जैसे हम कहते हैं कि साइंस में हम बात करते हैं कि कैसे कैसे चीजों से मिलकर के बना हुआ है कोई कंपोनेंट। जैसे हम कहते हैं कि कोई तत्व है, तो तत्व किन किन चीजों से मिलकर के बना हुआ है, तो कल्चर किन किन चीजों से मिलकर के बना हुआ है। संस्कृति के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से उपादान हैं, कौन कौन से अंग हैं उसके, ये समझने की एक बात है। आवाज आ रही है? यस सर। हाँ। तो ये कंपोनेंट्स के लिए हर संस्कृति की अपनी कुछ संरचना, कुछ संगठन आपको देखने को मिलेगा। और यह जो किसी संस्कृति की जो संरचना है, उसके कई छोटे छोटे तत्व आपको दिखाई देंगे। उसकी कई इकाइयां होंगी, कई भागों में आप उसको बांट सकते हैं, कई उपभागों से मिलकर के आपकी एक संस्कृति बनती है। और संस्कृति की इकाइयों के परस्पर निर्भर और एक दूसरे से संबंधित होने की वजह से ही संपूर्ण संस्कृति की व्यवस्था बनती है। जैसे हम कहते हैं कि कोई एक एलिमेंट है, तो उस एलिमेंट में आप कहते हैं कि उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। ये तो एक किसी अणु की बात करते हैं। फिर परमाणु की, अणु से मिल मॉलिक्यूल से मिलकर के आपके एटम बनते हैं, एटम से मिलकर के आप एलिमेंट की बात करते हैं। तो जस्ट लाइक कि कल्चर भी इसी तरह से बनता है। इसमें संस्कृति के भी अपने कई घटक हैं, उसके कई कंपोनेंट्स हैं, और किसी भी संस्कृति की संपूर्णता को समझने के लिए उसकी इकाइयों को, उसके भागों को, उसके उपभागों को समझना बहुत जरूरी होता है। जैसे किसी डॉक्टर के लिए आपको शरीर के संगठन को समझने की, जैसे कोई डॉक्टरी पढ़ रहा होगा तो उसको उसको शरीर के संगठन बताए जाते हैं, है ना, उसकी पूरी एनाटॉमी बताई जाती है, फिजियोलॉजी बताई जाती है, तब वो शरीर के संगठन को समझता है। वैसे ही संस्कृति के संगठन को समझने के लिए उसकी संरचना को समझना जरूरी है। और इसके अंतर्गत जो पहला है वो है संस्कृति ट्रेट। संस्कृति आप कह लीजिए कि सांस्कृतिक तत्व या इकाई। सांस्कृतिक तत्व या इकाई क्या है? संस्कृति की वह छोटी से छोटी इकाई जिसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता। जैसे आप कहते हैं कि परमाणु का वह छोटा छोटा इकाई जिसको और विभाजित नहीं किया जा सकता है, उसको कहते हैं परमाणु है। उसी तरह से संस्कृति क्या क्या है कि वह छोटा से छोटा इकाई जिसको और आप विभाजित नहीं कर सकते, वही सांस्कृतिक तत्व कहलाते हैं या कल्चरल ट्रेड कहलाते हैं। एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री हुए भारतीय समाजशास्त्री एस सी दुबे, उन्होंने अपनी पुस्तक मानव और संस्कृति में बताया है इसको, कि कैसे संस्कृति का सबसे छोटा अविभाज्य इकाई को संस्कृति तत्व मानते हैं, सांस्कृतिक तत्व मानते हैं, जिससे मिलकर के हमारे कल्चरल कॉम्प्लेक्स बनते हैं, कल्चर कॉम्प्लेक्स बनते हैं। अर्थात कई जो आपके कल्चरल ट्रेट हैं, जो कल्चर के ट्रेट, कई प्रकार के जो सांस्कृतिक तत्व हैं, वो मिल करके कल्चर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। जैसे एक सेल है, कोशिका है, ठीक है, कोशिका में क्या है, कई प्रकार के ऑर्गेनेल्स हैं। उसी तरह से जो हमारी संस्कृति है, उस संस्कृति में कई प्रकार के सांस्कृतिक तत्व हैं। कई प्रकार के सांस्कृतिक तत्वों से मिलकर के हमारा सांस्कृतिक कॉम्प्लेक्स बनता है या सांस्कृतिक संकुल बनता है। और सांस्कृतिक संकुल जो वो जैसे जैसे मान लीजिए कई धर्म हैं, है ना, समान धर्म, जैसे हिंदू धर्म को ले लीजिए, उसकी कुछ पूरक संस्कृतियां होती हैं, कई तत्व मिलकर के बनते हैं। जैसे आप अगर ये कहें कि हिंदू धर्म, तो हिंदू धर्म के एलाइड रिलीजन्स के अंतर्गत आप सिख धर्म को, जैन धर्म को, बौद्ध धर्म को ऐसे आप रखते हैं।
ऐसा नहीं कि वो सारे, हम भले उनको अलग अलग करते हैं, लेकिन संप्रदाय के रूप में अगर देखा जाए तो सभी को हिंदू धर्म की शाखाओं के रूप में आप देखते हैं। तो सांस्कृतिक संकुल जो है वो सांस्कृतिक तत्वों का एक समग्र समूह है। जो कल्चरल ट्रेड है, ये कल्चरल ट्रेड का समूह जो होगा वो मिलकर के कल्चर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। जो सांस्कृतिक तत्व है, कई सांस्कृतिक तत्व मिलकर के सांस्कृतिक संकुलों का निर्माण करते हैं। फिर अगला जो है वो है सांस्कृतिक प्रतिमान, कल्चर पैटर्न। जब कई सांस्कृतिक संकुल मिलते हैं तो वो मिलकर के एक अलग प्रतिमान स्थापित करते हैं। सांस्कृतिक प्रतिमान की जो अवधारणा है वो संस्कृति की मूलभूत प्रेरणाओं और आदर्शों का अध्ययन करती है। ये जो मतलब आप एक एक अलग प्रतिमान दिखाई देगा तो उसमें क्या क्या आदर्श हैं, और अगर आप देखिए तो हिंदू धर्म के जो आदर्श हैं कहीं ना कहीं वही सारे कमोबेश वही लगभग आदर्श आपको जैन धर्म में मिलेंगे, बौद्ध धर्म में मिलेंगे, और वही आपको लगभग सिख धर्म में भी उन चीजों को आपको देखने को मिलेंगे। तो सांस्कृतिक प्रतिमान की आप ये कह सकते हैं कि मूल प्रेरणाओं और आदर्शों का जो कि संस्कृति को एक विशेष दशा या स्वरूप देती है, उन सब चीजों के, उन सारे पैटर्न को प्रतिमान एक बनाती है, उसको आप सांस्कृतिक प्रतिमान कह सकते हैं। और लास्ट में आपका बनता है जिसको आप सांस्कृतिक क्षेत्र कहते हैं, कल्चरल एरिया कहते हैं, कल्चर एरिया। और हर सोसाइटी की अपनी एक कल्चर एरिया। भारत की जो कल्चर है वो भारत के भूभौगोलिक भागों तक सीमित है। किसी भी संस्कृति के लिए उसके अपने भौगोलिक पक्ष की आप अवहेलना नहीं कर सकते। पाकिस्तान का एक अलग प्रकार का सांस्कृतिक क्षेत्र है, हिंदुस्तान का, भारत का अपना अलग सांस्कृतिक क्षेत्र है, भूटान का अलग सांस्कृतिक क्षेत्र है, बांग्लादेश का अलग सांस्कृतिक क्षेत्र है, चीन का अलग सांस्कृतिक क्षेत्र है, अमेरिका का अलग सांस्कृतिक क्षेत्र है। और इन सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी अलग अलग सांस्कृतिक क्षेत्र है। जैसे हम कहते हैं, मान लीजिए जैसे हम कहें बुंदेलखंड है ना, हम लोग चूंकि बुंदेलखंड में हमारा विश्वविद्यालय स्थित है, तो बुंदेलखंड कोई एक राज्य नहीं है। बुंदेलखंड यह एक कल्चरल एरिया है। और इस बुंदेलखंड में आपका सागर, दमोह, कटनी है ना, और उधर आप चले जाइए इलाहाबाद के भी, इलाहाबाद का जो बृहत्तर इलाहाबाद है, जो इलाहाबाद से जो सटा हुआ एक बुंदेलखंड का रीजन है, महोबा, बांदा, इन सारे क्षेत्रों को आप कल्चरल एरिया में बुंदेलखंड कहते हैं। झांसी भी आपका बुंदेलखंड में आता है। तो कुछ चीजें इसकी उत्तर प्रदेश में है, कुछ चीजें इसकी मध्य प्रदेश में है, लेकिन ये पूरा प्रदेश, ये पूरा जो क्षेत्र मिलकर के उसकी एक सांस्कृतिक क्षेत्र को निर्धारित करता है। हो सकता है ऐसा कि कोई आपके राज्य के रूप में उसको आप एक निश्चित टेरिटरी में ना बांट रहे हो, लेकिन इसका अपना एक क्षेत्र होगा, वहीं तक उसकी संस्कृति, वहीं तक उसके चलन जो होंगे वो वहां तक दिखाई देंगे आपको। यदि आप एशिया या यूरोप के महाद्वीप की यात्रा करेंगे तो बहुत सारे आपको संस्कृतियों को देखने को मिलेंगे। या अगर आप भारत की अगर यात्रा करेंगे तो भारत में अगर आप यात्रा करिए तो पूर्व, जैसे उत्तर प्रदेश में भी पूर्वांचल एक अलग है, उसी तरह से मेरठ का रीजन जो पश्चिमांचल हरित प्रदेश वो अलग प्रकार का है, लखनऊ का जो अवध प्रदेश वो अलग प्रकार का है, रुहेलखंड अलग प्रकार का है, बुंदेलखंड अलग प्रकार का है ना। ऐसे बहुत सारे रीजन्स में आप उनको बांट सकते हैं। तो ये जो एरिया बटा, ये उनकी अपनी सांस्कृतिक जो उनका प्रतिमान था, उनके खाने पीने का, रहन सहन का, संगीत का, नृत्य का, साहित्य का, ये सब अपना अलग अलग पैटर्न प्रस्तुत किए, तब आपने उसको एक निश्चित क्षेत्र में बांट दिया। तो ये आप अगर कंपोनेंट्स के बारे में बात करिए तो जो कल्चर है, कल्चर को आप कल्चरल ट्रेड, कल्चर कॉम्प्लेक्स, कल्चर पैटर्न और कल्चर एरिया के रूप में बांट सकते हैं। सबसे छोटा जो है वो है कल्चर ट्रेड या सांस्कृतिक तत्व। इसी सांस्कृतिक तत्वों से मिलकर के कल्चर कॉम्प्लेक्स बना, कई कल्चर कॉम्प्लेक्स मिलकर के कल्चर पैटर्न बने, और कई प्रकार के कल्चर पैटर्न मिलकर के आपके कल्चर एरिया बनाते हैं या सांस्कृतिक क्षेत्र का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से आप इसके कंपोनेंट्स बता सकते हैं। आवाज आ रही है? हेलो? यस सर। चलिए आज इतना करते हैं, फिर कल हम लोग बात करेंगे इस पे। आपके अगर कोई प्रश्न हो तो बात कर लें। चलिए टाइप्स भी देख लेते हैं। देखिए संस्कृति के एक, कई लोगों ने अलग तरीके से कल्चर को क्लासिफाई करने की कोशिश की है। एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट है राल्फ लिट्टन, इन्होंने अपनी पुस्तक द स्टडी ऑफ मैन में, ये एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, मानव शास्त्री थे,
ये तीन तरह के कल्चर की बात करते हैं कि कल्चर जो है वो हमारा, कुछ लोग इसको मेटलिस्टिक कल्चर, नॉन मेटलिस्टिक कल्चर में भी डिवाइड करते हैं, वो हम लोग आगे चर्चा करेंगे जब हम लोग आगमन की थियरी देखेंगे, सांस्कृतिक विलंबना की थियरी या कल्चरल लैग की जब थियरी देखेंगे तो वहां पे चर्चा करेंगे। ये संस्कृति को तीन भागों में बांटते हैं। एक कहते हैं कल्चरल यूनिवर्सल, अर्थात सांस्कृतिक सार्वभौम। लिप्टन का मानना था कि संस्कृति के कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो समाज के सभी सदस्यों के लिए समान रूप से आवश्यक होते हैं, और कुछ ऐसे भी तत्व होते हैं जिनमें समाज के कुछ ही सदस्य भाग लेते हैं, है ना। उनका जो थियरी है, आपके जो टाइप्स उन्होंने बताया है कि संस्कृति के कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं जो एलिमेंट समाज में सभी सदस्यों के लिए समान रूप से आवश्यक होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं जो समाज के कुछ ही सदस्यों में उसमें भाग लेते हैं। तो ऐसे सांस्कृतिक तत्व जो समाज के सभी सदस्यों के लिए समान महत्व का है, उसको उन्होंने कहा कि वो हमारा सांस्कृतिक सार्वभौम है, वो हमारा कल्चरल यूनिवर्सल्स है। जैसे हम कहते हैं बड़ों की इज्जत करना, है ना, वो कोई सा भी कल्चर होगा, किसी भी संस्कृति की बात करेंगे, आप बड़ों की इज्जत करने की बात करते हैं, झूठ नहीं बोलने की बात करते हैं, गरीबों की मदद करने की बात करते हैं, जानवरों पर दया करने की बात करते हैं, चोरी नहीं करने की बात करते हैं। ये सारे क्या है, इसमें सबके विश्वास हैं, ये सभी के लिए समान रूप से आवश्यक है, समान महत्व के हैं। इसलिए लिप्टन ने इसको कल्चरल यूनिवर्सल्स कहा है, सांस्कृतिक सार्वभौम कहा है। ये उस संस्कृति के मानने वाले सभी लोगों के लिए समान रूप से महत्व के, समान रूप से आवश्यकता रखने वाले होते हैं। तो इसको लिप्टन ने कहा कि ये हमारा कल्चरल यूनिवर्सल्स है। दूसरा लिप्टन कहते हैं कि दूसरा है कल्चरल अल्टरनेटिव्स। वो कहते हैं कि दूसरा है सांस्कृतिक विकल्प। ये तो क्या है, सभी के लिए आवश्यक है, चाहे कोई सा भी व्यक्ति होगा, महिला हो, पुरुष हो, शहरी हो, ग्रामीण हो, लड़का हो, लड़की हो, कोई सा भी होगा, सभी के लिए वह समान रूप से आवश्यक है। लेकिन जो कल्चरल अल्टरनेटिव्स हैं, कभी कभी समाज में किसी ऐसे भी विशेष परिस्थिति में एक से अधिक ऐसे आचरणों को स्वीकृत किया जाता है। ऐसे बहुत सारे आपको देखने को मिलेगा जब एक साथ दो या दो से अधिक आचरण किसी परिस्थिति या विशेष में समान रूप से स्वीकृत नहीं हो, तो उसे आप सांस्कृतिक विकल्प के रूप में कह सकते हैं। यह मुख्य रूप से उस समाज की विशेषता होती है जहां जटिल संस्कृति पाई जाती है। कुछ आपसे एक्सेप्ट किया जाएगा कि ठीक है आप कर सकते हैं, और दूसरा उससे वो नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा, आपको दूसरा कुछ करना पड़ेगा। तो इस प्रकार के, जैसे भारत में विभिन्न प्रकार की संस्कृति है, उनका विकास हुआ, इसलिए यहाँ भी विभिन्न प्रकार की परिस्थिति बनी, है ना। जैसे हमने कहा कि कल्चरल अल्टरनेटिव्स क्या है, जैसे हम कहते हैं कि मान लीजिए हमने कहा कि आपको किसी बड़े घर में आ गए आपके, तो आप पैर छूते हैं। अब सभी लोग, अच्छा, झुकने की परंपरा मोहम्मडन कल्चर में नहीं है। वहां हम कहते हैं कि हम केवल झुकेंगे तो केवल खुदा के सामने झुकेंगे, हम बाकी किसी व्यक्ति के सामने नहीं झुकेंगे। और हिंदू कल्चर में क्या है कि हम अपने बड़ों के सामने झुक करके, उनका पैर छू करके प्रणाम लेते हैं। तो ये अल्टरनेटिव्स हैं। ये क्या है, ये हमारे विकल्प हैं। आपको बड़े का सम्मान करना है तो वहां पर आदाब, झुक करके आदाब करने की बात करते हैं, है ना, आदाब करने की बात करते हैं वहां। और हिंदू धर्म में हम तीन तरह के अभिवादन करने की बात, हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं, पैर छू करके प्रणाम करते हैं, या हैंड शेक करने की चल गया है, और मोहम्मदन कल्चर में सलाम करने की जो तरीके हैं, तो ये हमारे अल्टरनेटिव्स है। अभिवादन, सब अभिवादन है, लेकिन एक कल्चर से ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि आप उस तरह से करेंगे, है ना। वो अल्टरनेटिव्स है, काम एक ही है लेकिन उसके लिए अल्टरनेटिव। तो लिटन कहते हैं कि इस तरह के जो व्यवहार हैं, इस तरह के जो कल्चर है, उसको वो कल्चरल अल्टरनेटिव्स के अंतर्गत रखें। और तीसरी वो बात करते हैं कल्चरल स्पेशलिटीज, जिसके अंतर वो कहते हैं सांस्कृतिक विशिष्टताएं हैं। उनका ये मानना है कि प्रत्येक बृहद संस्कृति के अंतर्गत छोटी से छोटी कई उप संस्कृतियां भी होती हैं, सब कल्चर्स होती हैं, जिनमें समाज के सभी सदस्य जो होते हैं वो समान रूप से भाग नहीं लेते, है ना। अलग अलग कल्चर, जैसे हमने कहा कि हमारा अपना समाज देखिए तो उसमें अलग अलग कई प्रकार की अलग अलग संस्कृतियां आपको मिलेंगी। जैसे मान लीजिए अगर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी सब है, तो उसमें मुस्लिम अपने ढंग से पूजा करने के तरीके हैं, हिंदू और ईसाइयों के अपने अलग तरीके से पूजा करने के तरीके हैं। सबके
जैसे हम विवाह की अगर बात करते हैं तो सब में अलग अलग तरीके से उसकी परंपराएं हैं, अलग अलग तरीके से सब लोग विशिष्टताएं हैं उनकी, एक स्पेसिफिसियलिटी आपको दिखाई देगी उसके अंतर्गत। तो ये सारी जो आप कह लीजिए, तो ये सारे जो समृद्ध संस्कृति, एक तरह से कह लीजिए कि एक विशिष्ट संस्कृति के रूप में आपको दिखाई देते हैं। तो ये एक स्पेशलिटीज लिए हुए है, ये एक विशिष्टता लिए हुए इस प्रकार के कल्चर में। उसी तरह से आप कह सकते हैं कि जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, शिक्षक, बढ़ई, ये सारे जो जितने हैं वो सब पेशे के आधार पर समाज में विभिन्न समूह में रूपे बने हुए हैं। ये सब स्पेशल है। पढ़ाने का काम डॉक्टर नहीं कर सकता, चिकित्सा का काम शिक्षक नहीं कर सकता, पुल बनाने का काम कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। तो ये कल्चरल स्पेशलिटीज के अंतर्गत उन्होंने इसको रखा है। तो राल्फ लेटन का क्लासिफिकेशन भी अपने आप में काफी बृहद रूप से कहते हैं, और उनका भी मानना था कि ऐसा नहीं कि आप सबको अलग अलग कर सकते, उसमें कुछ आपको, जैसे ये वाला क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में आपको कुछ तो तीनों के अंग हैं, लेकिन कुछ यहाँ पर कल्चरल यूनिवर्सल और कल्चरल अल्टरनेटिव्स यहाँ पे मिलते हैं। इसी तरह से ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर कल्चरल यूनिवर्सल और कल्चरल स्पेशलिटीज आपको मिलेगा। ये वाला जो क्षेत्र है कल्चरल स्पेशलिटीज, कल्चरल अल्टरनेटिव्स मिलते हैं। तो ये सब आपस में एकदम अलग नहीं कर सकते आप, लेकिन ये सब का आपस में मिला जुला रूप जो है वो हमको कल्चर के प्रकार के रूप में दिखाई देता है। दिस इज ऑल फॉर टुडे। यदि आप लोगों के कोई प्रश्न है तो हम लोग 5 मिनट में उसकी चर्चा यहाँ पर कर सकते हैं। बताइए। हम्म। हेलो। सर संस्कृति क्या सर एक समाज तक सीमित होती है? क्या करें अमित, कट रही है आवाज आपकी, बताइए। सर हम ऐसा कह सकते हैं कि मतलब संस्कृति किसी एक समाज तक सीमित होती है? बिल्कुल, हर समाज की अपनी अलग अलग संस्कृति होती है। अभी तो आपने करेक्टरिस्टिक में देखा ना कि हर समाज की अपनी खुद की एक अलग संस्कृति है। कोई सा भी समाज होगा उसकी अपनी संस्कृति होगी। समाज बदल जाएगा, संस्कृति बदल जाएगी। सर तो जैसे हम ब्रॉड वे में बोले कि भारत देश की संस्कृति, तो इसमें तो सर अलग अलग बहुत प्रकार के समाज हैं, तो फिर इसको सर भारत की संस्कृति कैसे बोल दें? नहीं बोल सकते ना फिर। जब आप सभी धर्मों को, सभी राष्ट्रों को, सभी भाषाओं को भारतीय रूप में ले रहे हैं तो भारत भारत की एक अलग संस्कृति आपको दिखेगी। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, जब आप संविधान की बात करेंगे, संविधान के आइडियल्स की, संविधान के आदर्शों की बात करेंगे, तो वहां पे सारे भारत, चाहे वो कोई हो, मलयालम हो, कन्नड़ हो, तेलुगु हो, उड़िया हो, सब एक संस्कृति के रूप में होंगे। और जब आप किसी एक पर्टिकुलर रीजन की बात करेंगे, जैसे हमने कहा बुंदेलखंड, हमने कहा रुहेलखंड, तो उस स्थिति में वो एक पर्टिकुलर सोसाइटी आप कहेंगे। और जब ये तो क्षेत्र के ऊपर डिपेंड है ना कि कितना बड़ा क्षेत्र आप खींचते हैं। आप ये भी कह सकते हैं एशिया की संस्कृति, ऐसी सारी चीजें जो एशिया में, या ऐसे भी कह सकते हैं यूएनओ की संस्कृति, जो यूएन नेशंस जितने संबंधित हैं उनकी जो संस्कृति है वो एक प्रकार की संस्कृति है। तो सर इट ये डिपेंड्स ऑन द एरिया। सर हाँ। तो संस्कृति को मतलब हम ये कह सकते हैं कि जियोग्राफी के हिसाब से उसको कह सकते हैं। जैसे हम भारत के बारे में बोलेंगे तो पूरा इंडिया का जो जियोग्राफी है उसके बारे में लेना पड़ेगा। और जो अगर हम अलग अलग बोलेंगे, जैसे एमपी में भी बुंदेलखंड की अलग, बघेलखंड की अलग, तो सर वो एरिया के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। हाँ, सांस्कृतिक क्षेत्र जो हमने कहा, कल्चर एरिया, तो कल्चर एरिया कोई एक वो रीजन का क्षेत्र नहीं आप कह सकते, मतलब केवल जियोग्राफिकल एरिया ही सांस्कृतिक क्षेत्र नहीं हो सकता है। ऐसा हो, जैसे हमने आपको कहा बुंदेलखंड, तो बुंदेलखंड के अंतर्गत, बुंदेलखंड नामक कोई राज्य नहीं है भारत का। इस बुंदेलखंड में आपके झांसी भी है जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और आपका सागर भी है जो कि आपके मध्य प्रदेश में पड़ता है। यह एक कल्चरल रीजन है, इसको एक आप सांस्कृतिक क्षेत्र मान सकते हैं। तो केवल जियोग्राफिकल एरिया के रूप में ही आप संस्कृति को निर्धारित नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन जब आप भारत की बात कर रहे होंगे तो भारत की जो संस्कृति है वो भारत की संस्कृति उसकी भारतवर्ष में पाई जा रही है। लेकिन अगर भारत के लोग, जैसे मान लीजिए कनाडा चले गए, ढेर सारे लोग भारत के लोग कनाडा चले गए, तो वहां पे जो कनाडा में आपको पता होगा कि बहुत सारे सिख रहते हैं,
तो वो अपनी सिख धर्म की कम्युनिटी वहां जो रहती है वो अपने कल्चर को वहां फॉलो करती है। तो ये केवल एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में ही बटी हुई नहीं है। वहां के जितने सांस्कृतिक, मान लीजिए बुंदेलखंड के बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए और किसी एक दूसरे जगह पे जाकर के अपनी वही राय नृत्य कर रहे हो, वही बरेदी कर रहे हो, वो इसी प्रकार का पहनावा पहन रहे हो, इसी प्रकार के आर्ट्स को कर रहे हो, तो वो संस्कृति वहां पे हो जाएगी। तो संस्कृति को केवल आप भौगोलिक क्षेत्र में नहीं बांट सकते। और जब आप भारत की संस्कृति की बात करते हैं तो भारत की संस्कृति में जब आप बात करते हैं तो वो इथोस है ना, जो उसकी वो विचार जो हम भारतवर्ष के लोगों में चाहते हैं, जो हम समझते हैं कि इससे भारतवर्ष की पहचान होगी, वो आप संस्कृति के रूप में रख सकते हैं। जैसे भारत को यदि आप समाज मान रहे हैं तो भारत की अलग संस्कृति है। यदि आप बुंदेलखंड को समाज माने तो बुंदेलखंड की अलग संस्कृति है, जो कि बघेलखंड से अलग है, जो कि मालवा से अलग है, जो कि रुहेलखंड से अलग है। तो इस तरह से आप अलग भी कर सकते हैं। ठीक है। यस सर। यस सर। सर, जिन जीवों का समाज होता है उन